अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं। इस हवाले से जो खबर है वो मैं आपको उसकी तफसील बता देता हूं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि ईरान ने मशरिक वस्ता में अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम तबाह कर दिए हैं। इसी अखबार के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीर से अमेरिकी तनसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई है। ईरान ने अमेरिकी फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करने की कोशिश की है। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अखबार के मुताबिक सेंटकॉम के तर्जुमान ने इस हवाले से बात करने से इनकार किया है, गुरेज किया है। तहम बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम तबाह हो गया है, यहां पे भी तस्दीक हो रही है। बहरीन में अमेरिकी रेडार सिस्टम नेवल ऑपरेशन की निगरानी करता था। ये बहुत बड़ी तबाही है जो हो रही है अमेरिका की। इसमें ना सीएनएन बहुत खौफनाक रिपोर्टिंग कर, देखिए सीएनएन वैसे भी ट्रंप के खिलाफ है, फॉक्स न्यूज ट्रंप के हक में है, तो ट्रंप आमतौर पे सीएनएन को निशाना भी बनाते रहते हैं। तो सीएनएन अब बदला ले रहा है, वो बता रहा है हर चीज खुल के। तो सीएनएन ने जो रिपोर्टिंग की है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल पैदा कर रही है अमेरिका में। वो सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो बार बार दिखा रहे हैं, जनाब ये देखें जगह पहले ठीक होती थी, ये देखें अब तबाह हो गई। तो सीएनएन सबूतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मंजी अमेरिका में ठोक रहा है। अब 9 अड्डों पर हमले किए गए हैं सीएनएन के मुताबिक और उन्हें तबाह किया गया है। ये अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में अड्डे हैं और इस पे उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है। फिर उन्होंने बताया कि बहरीन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल हिट हो गया है। इसकी उन्होंने वीडियोस भी दिखाई कि जनाब ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए वहां पे एक जगह पे, इसी एक अड्डे के अंदर। और कम से कम 5 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल अमेरिका के तबाह हो गए हैं। इसमें ना मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं सीएनएन की, ये जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये सुनेंगे, ये चंद सेकंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। ये सुनिए नाज़रीन। At least 9 U.S. military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. वो कह रहे हैं जी 9 साइट्स को निशाना बना दिया और 48 घंटों के अंदर ईरान ने, और इसराइल के ऊपर ईरान अलग से अटैक्स कर रहा है। अब अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर ब्रीफिंग दी गई है अमेरिका के कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को। वो सर पकड़ के बैठ गए कि ब्रीफिंग के अंदर उनको समझ ही नहीं आई। ब्रीफिंग से निकलने वाले लोगों ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। सबसे पहले ये वुमन कांग्रेसमैन है मिलानी, ये कहती है जी कि मैं अभी एक जंग से मुतालिक ब्रीफिंग से निकली हूं। ट्रंप इंतजामिया से मेरा सवाल था क्या उन्होंने कभी अमेरिकी आइन को पढ़ा है। ट्रंप हुकूमत ये तक वादे नहीं कर सकी कि वो ईरान के साथ जंग में क्यों है, जंग के बाद का मंसूबा क्या है या इसकी कानूनी बुनियाद क्या है। उन्हें बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। ये तो जनाब एक सेनेटर ने कहा। एक और खातून सेनेटर है एलिजाबेथ वारन, उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी ईरान के हवाले से एक अहम मीटिंग से आ रही हूं। अमरीकी बाशिंदे ठीक परेशान हो रहे हैं। ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने इस गैर कानूनी जंग में बिला वजह अमरीका को क्यों धकेल दिया है और अब इस अजाब को खत्म कैसे करेगा। ये जनाब एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। सेनेटर क्रिस मर्फी, उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मुझे जो ब्रीफिंग दी गई है इसमें बताया गया कि ईरान के ड्रोन का हमारे पास कोई हल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस जंग में मजीद अमेरिकन अपनी जानें देंगे। हम इस गैर आईनी और गैर कानूनी जंग पर सेनेट में बहस करके हमें वोटिंग करवानी चाहिए। ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मसला बन जाएगा अगर वहां पे वोटिंग हो जाती है तो। चक स्कमर, ये एक और जनाब अकलियती रहनुमा है सेनेट के अंदर, एक और सेनेटर हैं। अब ये कहते हैं मैं इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से पहले की निस्बत अब ज्यादा तशवीश के साथ बाहर निकला हूं। मैं मुतमईन नहीं हुआ। अगर जंग के हक में मुकदमा मजबूत होता तो इसकी वजह एक जैसी और वादे होती, लेकिन यहां तो हर घंटे जंग का जवाब ही बदल रहा है। कभी रजीम चेंज, कभी जौहरी हथियार, कभी मिसाइल, कभी दिफा, कभी पेशगी हमला। आखिर असल वजह क्या है? जब जवाब बार बार तब्दील हो तो इसका मतलब है कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है। यहां कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। जनाब ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर और लगातार तनकीद हो रही है। तो नाजरीन ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर। अमेरिकन अपने सेनेटर्स को और कांग्रेसमैन को मुतमईन नहीं कर पा रहे। अमेरिकन हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है, कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? मादुरो को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि हम किसी मुल्क में जाएंगे वहां की क्यादत को भी उठा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद बढ़ता जा रहा था। शहबाज शरीफ जैसे लोग उनकी पॉलिश कर रहे थे और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता और वो बहुत ताकतवर है। इसके बाद जिस तरह उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया उससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो नेतन्याहू ने चढ़ा के डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से लड़वा दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी लड़ाई में फंस गया जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तकरीबन तमाम अड्डे मुतासिर हो गए
और अमेरिकन का वहां रहना मुश्किल हो गया और पूरी की पूरी दुनिया स्टक हो गई। और इसका कोई जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त नहीं है। जहां ईरान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, वहां डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बुरी तरह फंस गया है और अब बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि आपको पीछे हटना पड़ेगा या कामयाबी साबित करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। नादरीन, आबनाए हरमज अभी तक बंद है, सिर्फ वहां से चीन का तेल जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा। और चीन का तेल इसलिए जा रहा है कि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है ईरान के तेल का भी। ईरान अपना 90% तेल लगभग चाइना को बेचता है और चाइना 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर करने का इरादा भी रखता है। अमेरिका के अरबों डॉलर खलीज के अंदर डूब रहे हैं, जबकि खलीजी ममालिक का भी बहुत पैसा जाया हो रहा है। इस वक्त तक की इतला के मुताबिक जो खलीजी ममालिक के इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। और एक रिपोर्ट आई है द इकोनॉमिस्ट की, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि खलीजी ममालिक जिस तेजी से इंटरसेप्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी तेजी से अमेरिका बना भी नहीं सकता। वो एक एक दिन में इतने मिसाइल दाग रहे हैं खलीजी ममालिक, सिर्फ हमलों को रोकने के लिए, जितने मिसाइल अमेरिका एक महीने में नहीं बना सकता। तो ये इस्तेमाल जो है ये किल्लत पैदा कर देगा इंटरसेप्टर्स की, और उसके बाद ये मौजूद नहीं होंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर ईरान के पास ज्यादा फ्री हैंड होगा। और ईरान ये कह रहा है कि उसने अपने बेहतरीन हथियार को इसलिए बचा कर रखा है कि जब इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब वो इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि यूरोप क्या कर रहा है। यूरोप में ना कम से कम 3 अभी तक खड़े हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। सबसे पहले स्पेन के वजीर आजम खड़े हुए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जंग ही गलत है, ये गैर कानूनी गैर आईनी जंग है। और नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा नेतन्याहू जो है ये कातिल है गजा के बच्चों का और ये जंगी मुजरिम है और हम ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकते। और उन्होंने अपने अड्डे देने से भी इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में धमकी दी, जनाब हम जब चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और तजारती पाबंदियां भी लगा दी स्पेन के ऊपर। तो स्पेन के वजीर आजम ने दोबारा जवाब दिया। उन्होंने कहा हम अपना मामला देख लेंगे, यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका अपने मुआहदों की पासदारी करे। तो स्पेन तो डट के खड़ा हो गया मजबूती के साथ। दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन है, उन्होंने भी इस लड़ाई की मुखालफत कर दी है। वो भी सामने आकर खड़े हो गए हैं कि जनाब ये लड़ाई ठीक नहीं हो रही और इस लड़ाई को कोई जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सर्बिया के सदर ने भी कहा है कि ये जो इक़दाम किए गए हैं इनसे दुनिया जहन्नुम बन जाएगी अगर होश के नाखून ना लिए गए तो ये कम से कम 3 लोग खड़े हो गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि यूरोप अमेरिका के इस एडवेंचर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और नेतन्याहू ने अमेरिका को फंसा दिया एक दलदल के अंदर। अमेरिका में बेशुमार लोग अब ये बात कर रहे हैं, अवाम ये बात कर रही है, सियासतदान ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है, उनके एक्टिविस्ट ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका को नेतन्याहू ने कंट्रोल किया और फंसा दिया और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां पे अब कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान की फौज के लिए कभी चीजें इतनी मुश्किल नहीं रही जितनी अब हो रही हैं और पाकिस्तानियों की जानिब से ऐसा हो रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक है और चंद लोगों ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस इदारे के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने अपने जाती मफादात के लिए या अपने फायदों के लिए या अपने मनपसंद सियासतदानों को या अपने दोस्तों को नवाजने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ वो कुछ कर दिया कि जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब एक नफरत के अंदर गिर चुकी और खैबर पख्तूनख्वा से तालिबान और फौज को निकालने की तैयारियां हो रही हैं। इस सिलसिले में 3-4 चीजें हैं जिनमें से कुछ आपको आइडिया है और कुछ मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके बारे में आपको अभी तक नहीं पता कि फौज को कैसे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों से और दीगर इलाकों से निकालने की कोशिश हो रही है। पहली खबर तो यह है कि खैबर के अवाम निकले बहुत बड़ी तादाद में। इसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इन लोगों ने कुरान पाक अपने साथ लिया, अपने सर पे कुरान पाक उठाए और बहुत बड़ी तादाद में खैबर के अवाम निहत्ते। और जो तादाद बताई जा रही है 8 से 10 हजार लोग हैं। 8 से 10 हजार लोग अगर एक सिमत में चले तो एक सैलाब ही अवाम का होता है जो जा रहा होता है। तो ये लोग पैदल चल पड़े और उन इलाकों की तरफ गए जहां पे तालिबान के ठिकाने हैं। खैबर के उन इलाकों में जहां पे तालिबान के ठिकाने हैं वहां पे ये लोग गए। कुरान पाक इन्होंने सरों पे उठाए हुए थे और वहां जाकर उन ठिकानों के सामने ये लोग बैठ गए और अपने नुमाइंदों के जरिए से इन्होंने तालिबान से मुतालबा किया कि आप हमारे इलाके छोड़ें और यहां से चले जाएं, हम नहीं चाहते कि आप यहां पे रहें। तो उन्होंने 5 अगस्त तक का टाइम मांगा है। 5 अगस्त तक का टाइम, इसका मतलब है 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा है मकामी लोगों से कि 1 हफ्ते में हम यहां से चले जाएंगे। और मकामी लोगों ने यह भी बताया तालिबान को और उन्होंने ये अनाउंस किया कि जिस तरह अभी हम जाकर बैठे हैं तालिबान के ठिकानों के सामने और हमने उन्हें जाकर कहा कि हमारा इलाका छोड़कर चले जाओ, हम नहीं चाहते कि आप यहां पे रहें। उसकी वजह से बदअमनी पैदा होती है और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसी बहाने यहां पे मौजूद रहती हैं। अब मकामी लोग ये कह रहे हैं कि इसी तरह जैसे ही तालिबान ये इलाका छोड़ेंगे हम ऐसे ही बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे
और जाकर फौज के जो ठिकाने हैं वहां पे बैठ जाएंगे और उन्हें कहेंगे जी कि आप भी ये इलाका छोड़ें और यहां से निकलकर वापस चले जाएं अपनी बैरकों में या बॉर्डर्स के ऊपर। ये शहरी इलाके सारे के सारे आप खाली कर दें। अच्छा, फौज ने किस कानून के तहत इन इलाकों पे अपना कंट्रोल किया, तो ये मैं अब आपको बताने वाला हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जरा आप गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक लॉ है, इसे आप गूगल करके भी देख सकते हैं। इस कानून को कहते हैं एक्शंस इन एड फॉर सिविल पावर। ये 2011 में इसको रेगुलेट किया गया था। उस वक्त आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी और आसिफ अली जरदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो फाटा और पाटा हैं उनमें क़याम अमन के लिए एक मखसूस कानून पास किया था जिसे एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर कहते हैं। ये कानून नाफिज होने के बाद फौज को बहुत सारे इख्तियारात मिल गए थे इन इलाकों में, यानी लोगों को अगवा कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते थे, हिरासत में रख सकते थे और वहां पे ऑपरेशंस वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे ये अपने आर्जी या मुस्तकिल ठिकाने बना सकते थे। तो फौज को बहुत सारे इख्तियारात इस कानून के तहत मिल गए थे। बाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई 2018 में और फाटा मर्ज हो गया, फाटा जब मर्ज हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया, तो फिर शाह फरमान साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इमरान खान साहब इसके पीछे थे नोटिफिकेशन के, यानी इमरान खान साहब की मर्जी से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और इस नोटिफिकेशन के जरिए से, जो गवर्नर का नोटिफिकेशन था, उसके जरिए से फौज को पूरे सूबे में यही इख्तियार दे दिया गया, एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माजी में गलतियां करती रही है। यह मामला अदालत के अंदर चैलेंज हो गया था। ह्यूमन राइट्स वालों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने जाके चैलेंज कर दिया कि यह बड़ी ज्यादती है, फौज को वो इख्तियारात दे दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सूबे में जो पहले कबायली इलाकों में उनके पास थे 2011 में, और अब पूरे सूबे में उनको वो इख्तियारात दे दिए गए हैं। तो ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, ये जुल्म है, मावराए अदालत चीजें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इससे दहशतगर्दी में और बेचैनी में इजाफा होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने ये दिया कि ये फौरी तौर पे एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर, इसके तहत फौज को जो भी इख्तियारात दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। मैं आपको सादा सादा समरी बता रहा हूं। अदालत ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन एडवोकेट जनरल जो था खैबर पख्तूनख्वा का, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो वकील था, उसने जाके अदालत से स्टे ले लिया। अभी भी ये केस अदालत के अंदर जो स्टे हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वकील ने स्टे किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी अली अमीन गंडापुर अभी अपने एडवोकेट जनरल को जाकर ये कहें या बुलवाकर ये कहें कि आप अपना स्टे वापस उठा लें, तो फौरी तौर पे अदालती फैसला मौजूद है, जिस फैसले की मौजूदगी में फौज के ये इख्तियारात जो उन्हें इजाफी मिले हैं, चाहे वो कबायली इलाकों में है, चाहे वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है, वो इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। यानी यहां पे फिर फौज जो है वो मुख्तलिफ लोगों के मकानों पे, इलाकों पे कब्जा नहीं कर सकती। वहां पे फौज जो है वो इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकती जैसे वो इस कानून की मौजूदगी में करती है। तो बहुत सारी चीजें जो है उनका लीगल कवर एक खत्म हो जाता है जो इस वक्त तक मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये ताकत दी थी फौज को कि पूरे सूबे के अंदर जैसे चाहे वो ऑपरेट करे। जरदारी साहब ने ये फाटा और पाटा की हद तक दिया था जब ऑपरेशंस हो रहे थे 2011 में, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे सूबे के अंदर ये दे दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एडवोकेट जनरल ने इस मामले में एक स्टे लिया हुआ है अदालती ऑर्डर के खिलाफ। अगर वो स्टे वापस उठा लें तो ये कानूनी जवाब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज के पास खत्म हो जाएगा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह अभी ऑपरेट कर रही है इसी तरह ऑपरेट करती रहे। इसी हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो मकामी लोग ये चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के फौज अपनी छावनियां खत्म करे जो इजाफी जो आबादियों के अंदर बन गई हैं, जो बॉर्डर्स के अलावा वो आ गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में। तो मकामी लोग ये चाहते हैं कि वो मामला अब खत्म हो और चीजें नॉर्मलाइज हो। अब इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक बड़ा सख्त पैगाम आया है। सहाफी है मोहम्मद फहीम, ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने जो हंगामी करारदाद है वो शेयर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा से। ये जो करारदाद है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पीटीआई करने क्या जा रही है। ये बड़ा सख्त कदम है जो अब उठाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस करारदाद के मुताबिक तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमी कमेटी ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा इजला में पुरअमन शहरियों पर जारी रियासती तशद्दुद बिलखसूस 27 जुलाई 2025 के सानहे तीरा की शदीद तरीन मजम्मत की है।
कमेटी का मौकिफ मुतफिका तौर पे यह है कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत तवील फौजी तैनाती ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहां ताकत बेकाबू हो चुकी है और जवाबदेही अमलन गैर